हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अति लघुत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 2017 से 2025 तक बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखनी होगी। तो देखिए, क्रांतिक कोण की परिभाषा है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो देखिए, क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नोट करके आपके लिए एक बात लिखी है कि पदार्थ के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, क्योंकि देखिए डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पदार्थ के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो इसके बीच संबंध होता है n = 1/sin c। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, गोले दर्पण की फोकस दूरी तथा वृत्त त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो हम यहाँ पर गोले दर्पण की फोकस दूरी और वृत्त त्रिज्या में संबंध लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं गोले दर्पण की फोकस दूरी वृत्त त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? गोले दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वृत्त त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F = होता है R/2K। ठीक है फ्रेंड्स, और या आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं R = 2F, जहां पर F फोकस दूरी है और R वृत्त त्रिज्या है। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो हमें यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त लिखनी होगी। इसमें पहली शर्त है प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। तो हमें यहाँ पर डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखना है। तो लैम्डा = हो जाएगा h/√2mk, या आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा = h/p, जहां पर p क्या है? p संवेग है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं लैम्डा = h/mv। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये वो क्वेश्चंस है जो कि 2017 से 2025 तक बार बार पूछे गए हैं। और देखिए, हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब हमारा सिलेबस फिक्स होता है तो हमारे क्वेश्चन बार बार यही रिपीट होते हैं। तो अगर आपने बस इनको कर लिया ना, तो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न यहीं से तैयार हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, इसका कोणीय संवेग प्लांक नियतांक के पदों में लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं J = n/h/2π या mvr = n/2π। यदि n = 1 है तो हम लिख सकते हैं mvr = h/2π, जहां n क्या है? n क्वांटम संख्या को बताता है। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में बनती है? तो देखिए, लाइमर श्रेणी जो होती है वो हमारी परावैंगनी भाग में बनती है। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में बनती है? तो लाइमर श्रेणी परावैंगनी भाग में बनती है। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी किस भाग में बनती है? तो देखिए, लाइमर श्रेणी परावैंगनी भाग में बनती है, बामर श्रेणी दृश्य भाग में बनती है, और पास्टन श्रेणी अवरक्त भाग में बनती है, और ब्रैकेट श्रेणी भी अवरक्त भाग में बनती है, और फुंड श्रेणी भी हमारी अवरक्त भाग में बनती है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण लिखने होंगे। तो इसका एक उदाहरण है हीरे का चमकना, दूसरा है प्राकाशिक तंतु, और तीसरा है कांच में पड़ी दरार का चमकना। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। तो हमें यहाँ पर किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण व प्रिज्म कोण के पदों में लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं n = sin a + σm/t/sin a/2, जहां n अपवर्तनांक है, a प्रिज्म कोण है और सिग्मा m न्यूनतम विचलन कोण है। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, किसी लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। तो ये सूत्र है 1/f = ब्रैकेट में n-1 इंटू ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। तो फोकस दूरी निम्न बातों पर निर्भर करती है, पहली अपवर्तनांक, दूसरी वृत्त त्रिज्या, और तीसरी है प्रकाश के रंग पर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, गोलीय अतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो हमें यहाँ पर गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखना होगा। तो वो है हमारा n/v - 1/u = ब्रैकेट में n-1/r, जहां पर n अपवर्तनांक है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, और r क्या है? r हमारी वृत्त त्रिज्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य का सूत्र ऋणात्मक नियतांक के पदों में लिखिए। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य का सूत्र ऋणात्मक नियतांक के पदों में लिखेंगे। तो यह है 1/λ = r, ब्रैकेट में 1 -
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, आर हमारा ऋणात्मक नियतांक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर समस्थानिक और संभारिक में अंतर लिखना होगा। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान, जबकि संभारिक में परमाणु भार समान होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, इसका किलोग्राम के साथ संबंध लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। अब देखिए अगला क्वेश्चन है नाभिक के विखंडन तथा नाभिक के संलयन के उदाहरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर नाभिक के विखंडन और संलयन के उदाहरण लिखने होंगे। तो नाभिक के विखंडन और एक जगह लिख देंगे हम नाभिक के संलयन। तो नाभिक के विखंडन के उदाहरण है परमाणु बम और परमाणु भट्टी। और बात करें नाभिक के संलयन तो इसके उदाहरण है सूर्य और हाइड्रोजन बम। अब देखिए अगला क्वेश्चन है एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन कौन से होते हैं। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में कोटर होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आवेशों के बीच लगने वाले बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमेय सूत्र लिखिए। तो हम यहाँ पर आवेशों के बीच लगने वाले बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमेय सूत्र लिखना होगा। और विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कूलाम्ब के नियम से। तो हम जानते हैं कूलाम्ब का नियम क्या होता है, F = 1/4πε0 × Q1 × Q2/r²। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 4π × ε0 × r² × F = Q1 × Q2। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, तो ε0 बराबर हो जाएगा Q1 × Q2/F × r²। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए Q क्या है, Q आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब। तो ε0 बराबर हो जाएगा कूलाम्ब × कूलाम्ब अपॉन में F क्या है, F हमारा बल है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और R क्या है, R दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। यहाँ पे है r², यानी कि हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा ε0 का मात्रक निकल कर आ गया कूलाम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। और देखिए फ्रेंड्स, और बात करें इसके विमेय सूत्र की, तो इसका विमेय सूत्र हो जाएगा, देखिए आवेश का होता है a² t², क्योंकि देखिए Q बराबर होता है I × T के। ठीक है, और I क्या है यहाँ पर धारा और T है समय, तो धारा है एम्पेयर। ठीक है, इसी प्रकार देखिए बल का होता है mL/T⁻² और मीटर का L² हो जाएगा। यानी कि जब इसका एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र निकल कर आ गया m⁻1 L⁻3 T⁴ a²। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा गॉस की प्रमेय। हमें यहाँ पर गॉस की प्रमेय लिखनी होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और फाई = हो जाएगा 1/ε0 × Q, यानी कि फाई = हो जाएगा Q/ε0। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेखीय पृष्ठ घनत्व क्या है। तो किसी तार की प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी तार की प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं, यानी कि लैम्डा = Q/L। बात करें मात्रक की, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब और देखिए लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो यानी कि रेखीय पृष्ठ घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम्ब प्रति मीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कला संबंधित स्रोत किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसा स्रोत है जिसके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है, उसे कला संबंधित स्रोत कहते हैं। तो कला संबंधित स्रोत किसे कहते हैं, ऐसा स्रोत है जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है, उसे कला संबंधित स्रोत कहते हैं। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, यानी कि अवरोध छिद्र बराबर किसके, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दैलीय आवर्ती से आपके समझते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा दैलीय आवर्ती। तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जिसे किसी धातु पर डालने पर धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए, उसे दैलीय आवर्ती कहते हैं। तो दैलीय आवर्ती किसे कहते हैं, प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जिसे किसी धातु पर डालने पर धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए, उसे दैलीय आवर्ती कहते हैं। यानी कि दैलीय आवर्ती = हो जाएगा C/λ0। ये क्या है, न्यू नोट, या इसको बोलते हैं दैलीय आवर्ती। सी क्या है, सी है प्रकाश चाल। तो प्रकाश चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और लैम्डा नोट की बात करें, यह है दैलीय तरंगदैर्घ्य। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कार्य फलन। तो हम यहाँ पर कार्य फलन की परिभाषा लिखनी होगी। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है, उसे कार्य फलन कहते हैं। तो कार्य फलन क्या है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है, उसे कार्य फलन कहते हैं। यानी कि W0 हो जाएगा H न्यू नोट। तो आप चाहे तो न्यू नोट की जगह लिख सकते हैं C/λ0। ठीक है, तो आप चाहे तो कार्यफलन का जो सूत्र है W0 = H से C/λ0
क्योंकि न्यू नोट बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा नोट के। अब देखिए अगला है हमारा आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। तो हमें यहाँ पर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखना होगा। तो यह है हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट, जहां पर m है द्रव्यमान, v मैक्सिमम है अधिकतम वेग, न्यू क्या है प्रकाश की आवृत्ति, न्यू नोट है फोटोन की आवृत्ति और h है हमारा प्लांक नियतांक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक लिखनी होगी। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन सेटिंग डालेंगे और लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और बात करें इसके सूत्र की, इसका सूत्र हो जाएगा E इज इक्वल टू एफ ओपन क्यू नोट। बात देखिए एफ क्या है, एफ है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और बात करें आवेश की, आवेश का मात्रक होगा कूलाम, यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में मात्रक लिखिए। तो हम यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में मात्रक लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के विलंबत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और फाई बराबर हो जाएगा इंटू ए के, जहां पर मात्रक है वोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के विलंबत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी कि फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटू ए। बात करें मात्रक की, इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर के। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। तो हम यहाँ पर विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो हमें यहाँ पर किरचॉफ का धारा नियम लिखना होगा। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन सेटिंग डालेंगे और लिखेंगे किरचॉफ का धारा नियम या संधि का नियम। इसमें हम लिखते हैं किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, यानी कि सिग्मा i बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट है O। अब इस पर क्या है, ये धाराएं हैं, ठीक है, ये धारा है, यानी कि ये धाराएं क्या है यहाँ पर आकर मिल रही है, ठीक है। तो धारा देखिए यहाँ पर ये धारा की ओर आ रही है, ये भी धारा इसकी ओर आ रही है O की तरफ, ये इसकी तरफ आ रही है, लेकिन ये क्या है, ये धारा से दूर जा रही है, यानी कि ये क्या है, ये दूर जा रही है, बिंदुओं से ये दूर जा रही है। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 और इजिकल टू में हो जाएगा I4 प्लस I5, क्योंकि ये क्या है, संधि से दूर जा रही है। तो ये हमारा किरचॉफ का धारा का नियम है, जिसे हम संधि का नियम भी बोल देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, किरचॉफ का नियम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 5 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो हम यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 I1 इंटू I2 अपॉन में R इंटू L। अगर प्रति लंबाई अगर पूछे तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर प्रति लंबाई पर पूछे तो क्या कर लेंगे आप, ये L चला जाएगा F के नीचे, यानी कि हो जाएगा F अपॉन L। तो हो जाएगा F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 I1 इंटू I2 अपॉन R। अब देखिए अगला है हमारा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लोहचुंबकीय प्रत्येक पदार्थ का उदाहरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय प्रत्येक पदार्थ का उदाहरण लिखना होगा। तो प्रतिचुंबकीय का है सोना, चांदी, हीरा आदि। बात करें अनुचुंबकीय की, तो अनुचुंबकीय सोडियम, लवण का विलयन, कॉपर सल्फेट। और देखिए बात करें लोहचुंबकीय की, लोहचुंबकीय है लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम लिखिए। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे किसी परिपथ में प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। तो लेंज का नियम क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युतवाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, स्वप्रेरण गुणांक क्या है। तो देखिए किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युतवाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, या आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू माइनस E अपॉन DI अपॉन DT। और बात करें इसके मात्रक की, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी। और देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपसे बहुविकल्प उत्तर प्रश्न में पूछा जाता है कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक है, तो आपको पता होना चाहिए स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका परिणमन अनुपात लिखिए। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफार्मर अनुनय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका परिणमन अनुपात है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। और R इजिकल टू हो जाएगा NS/NP। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता बराबर होता है विभव परिवर्तन अपॉन दूरी परिवर्तन, यानी कि विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा -डेल्टा V अपॉन डेल्टा x के। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, वैद्युत विभव की परिभाषा मात्रक व विमा लिखिए। तो हमें यहाँ पर विद्युत विभव की परिभाषा मात्रक व विमा लिखनी होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो वैद्युत विभव क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, यानी कि V इजिकल टू हो जाएगा W/Q0 के। बात करें मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है, देखिए W क्या है, W कार्य का मात्रक होता है जूल। और देखिए Q क्या है, Q आवेश है, आवेश का मात्रक होता है गुलाम, यानी कि मात्रक हो जाएगा जूल प्रति गुलाम। और बात करें इसकी विमा की, तो इसकी विमा हो जाएगी ml² T⁻³ A⁻⁻1। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, यदि तो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कूलाम के नियम से। तो ये जाएगा F इजिकल टू 1/4π0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि R क्या कर दी जाए, R आधी कर दी जाए, यानी कि R/2 कर दी जाए। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं F' इजिकल टू 1/4π0 इंटू Q1 इंटू Q2। देखिए R क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो ये हो जाएगा R/2 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F' इजिकल टू 1/4π0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²/4। अब देखिए 4 के चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जाएगा F' इजिकल टू 4 इंटू 1/4π0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो हम चाहे तो इस सारे की जगह लिख सकते हैं F। तो ये हो जाएगा F' इजिकल टू 4F, यानी कि बल 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती धारक के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध लिखिए। तो हम यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारक के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि IRMS। तो ये बराबर हो जाएगा I0/√2 के, जहां पर IRMS है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और बात करें I0 की, यह है धारा का शिखर मान। अब देखिए इसमें यदि प्रत्यावर्ती वोल्टा का पूछे तो इनके बीच में संबंध होगा VRMS इजिकल टू V0/√2। यानी कि देखिए अगर यहाँ पर पूछा है प्रत्यावर्ती धारा का और अगर पूछे प्रत्यावर्ती वोल्टा का, तो बिल्कुल सेम ही होगा, बस यहाँ पर IRMS की जगह VRMS और यहाँ पर I0 की जगह V0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला हमारा LR परिपथ तथा LCR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र लिखिए। तो हम यहाँ पर LR परिपथ तथा LCR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं LR परिपथ, तो इसके लिए हो जाएगा Z इजिकल टू √R² प्लस XL²। और LCR परिपथ के लिए हो जाएगा Z इजिकल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जहाँ प्रेरक की प्रतिघात है XL, ये हो जाएगा ω/L के बराबर, और धारित्र प्रतिघात है XC इजिकल टू 1/ω/C। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा विस्थापन धारा क्या है और इसका सूत्र लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वह धारा जो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं।